अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने वैस्कुलर सिंड्रोम स्टार्ट किए हुए थे स्ट्रोक के। उसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रोक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम शामिल था, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम शामिल था और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम शामिल था। आज हम 3 और सिंड्रोम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे डैट इज़ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो आगे 2 ब्रांचेस दे रही होती है, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम होगा, इसमें ज़ाहिर सी बात है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक्लूजन होगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों आर्टरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। जब ये दोनों आर्टरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी तो इनके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और पीछे हमने इन दोनों के जो भी सिम्टम्स पढ़े हैं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होने से आ रहे होते हैं, वो सब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम के अंदर आएंगे, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो दोनों को सप्लाई कर रही है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी को भी और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को भी, ठीक है। तो कि अगर ब्लॉकेज होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में तो हमने कहा है कि आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2 में डिवाइड हो रही है, ठीक है, एसीए में और एमसीए में। तो जब इनके एरियाज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी, इंटीरियर और मिडल दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी, पेशेंट दोनों के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट इम्पेयरमेंट होती है। वास्ट इम्पेयरमेंट क्यों होगी? क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2 आर्टरीज़ को सप्लाई करिए तो ब्रेन का एक मेजर एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को एडीमा होगा। एडीमा तो होगा जब इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है एरियाज़ की, तो वहाँ पे एडीमा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है। इतना ज़्यादा पार्ट ब्रेन का इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से ब्लॉक होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडीमा के साथ साथ पेशेंट कोमा में भी जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम। वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि 2 वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती हैं ना, ये मिलके बना रही होती हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है, बेसिलर आर्टरी बनाती हैं ये, और बेसिलर आर्टरी से आगे डिफरेंट ब्रांचेस निकल के सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये वर्टिब्रल आर्टरीज अराइज कहाँ से करती हैं? सब क्लेवियन आर्टरीज से अराइज करती हैं, ठीक है। मिडुल्ला के लेवल पे ट्रैवल करती हैं ब्रेन के अंदर और पोन्स के लेवल पे जाकर ये मर्ज करके बना देती हैं बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी आगे डिफरेंट ब्रांचेस दे रही होती है, ठीक है। बेसिलर आर्टरी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच दे रही होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये सप्लाई करती है जाके सेरिबैलम को, ठीक है। सेरिबैलम को सप्लाई करती है किसके थ्रू? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। सेरिबैलम को सप्लाई करती है वाया पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबैलर आर्टरीज। उसके बाद मेडुल्ला को भी सप्लाई करती है, मेडुल्ला को सप्लाई करती है वाया मेडुलरी आर्टरीज, ठीक है। बेसिलर आर्टरी आगे पोन्स को भी सप्लाई देती है, पोन्स को देती है वाया पोन्टाइन आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। इंटरनल ईयर को भी सप्लाई देती है किसके थ्रू? लैब्रेंथाइन आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। और आगे 3 ब्रांचेस देती है बेसिलर आर्टरी, कौन सी है? एंटीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर सेरिबैलर आर्टरीज, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करती हैं? ये सेरिबैलम को सप्लाई करती हैं। ये सब आर्टरीज़ हैं जो सप्लाई कर रही हैं। जैसे पोन्स के लेवल पे मेन आर्टरीज पोन्टाइन आर्टरीज़ हैं, मेडुल्ला के लेवल पे मेडुलरी आर्टरीज़ हैं। इस तरह डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट उनकी जो हैं वो स्पेसिफिक आर्टरीज़ हैं जो उन्हें सप्लाई कर रही हैं। अब इन आर्टरीज़ में जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज आएगी, ठीक है, जिस लेवल पे भी ब्लॉकेज आएगी तो वहाँ से वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा उस स्ट्रक्चर को, तो उस स्ट्रक्चर का मसला आना स्टार्ट हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को सिम्टम आएंगे। फॉर एग्जांपल, मेडुल्ला के लेवल पे जो है ब्लॉकेज हो गई है, मेडुल्ला के लेवल पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो पेशेंट को जो सिम्टम्स आएंगे वो मेडुल्ला के जो भी फंक्शंस वगैरह उसके अकॉर्डिंग आएंगे। ऐसे अगर पोन्स के लेवल पे हो गए तो पोन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह जिस लेवल पे लीन हुई है, जिस लेवल पे ब्लॉकेज हुई है, उसी लेवल के पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। और अगर मेजर आर्टरी बेसिलर आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है तो फिर क्या होगा? फिर वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे जब मेजर बेसल आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है। तो वहाँ पे क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स को बेसिलर आर्टरी अगर सप्लाई कर रही थी तो फिर पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। दूसरा क्या होता है कि जो हमारे ट्रैक्स होते हैं, हमारे जो ट्रैक्स हैं ये ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुल्ला
मेडल्ला से पोन्स, फिर मिड ब्रेन, फिर थैलेमस, फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बारी आती है। तो अगर ये पाथवे ही बंद हो जाएगा तो कोई सिग्नल नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आ जाता है सिंड्रोम, जिसमें ट्रैक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर ऊपर सिग्नल ही नहीं जाता और ट्रैक्स ब्लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आता है जिसे हम कहते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम। लॉक्ड इन सिंड्रोम होता क्यों है? लॉक्ड इन सिंड्रोम बेसिलर आर्टरी की थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है और जब वेंट्रल पोन्स की बाइलेटरल इन्फेक्शन हो जाती है उसकी वजह से ये होता है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, लॉक्ड इन का नेम इसको इसलिए दिया गया है कि एक इंसान ज़िंदा है लेकिन वो अपनी ही बॉडी के अंदर लॉक है। डैट मीन्स कि वो आपको सुन रहा है, आपकी बात को समझ भी रहा है, बट वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, ना वो बोल सकता है ना वो कोई मूवमेंट कर सकता है, वो जस्ट अपनी आई ब्लिंक कर सकता है या अपनी आइज़ की सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है, या उसको ब्लिंक कर सकता है या उसकी वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट्स भी वो नहीं कर सकता, सिर्फ ऊपर नीचे देख सकता है या आई को ब्लिंक कर सकता है। इसके अलावा वो आपको सुन भी सकता है, समझ भी सकता है, ईच एंड एवरीथिंग कर सकता है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। ये एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट है जो सडन ऑनसेट की वजह से होता है, जिसका सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे वॉलंटरी मसल्स हैं ना, उनकी कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट जो हमारे आई के मसल्स हैं जो ब्लिंकिंग के लिए होते हैं उनकी नहीं होती। इस वजह से जो है वो वर्टिकल आई मूवमेंट्स और ब्लिंकिंग हो रही होती है पेशेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं, एक्स्ट्रा क्रेनियल इंजरीज किस तरह होती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज को। अच्छा, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, वो ब्रेन स्टेम के लेवल पे अराइज हो रही होती हैं। सिर्फ 3 जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल से अराइज हो रही होती हैं, ठीक है। बाकी सारी जो हैं वो ब्रेन स्टेम के लेवल से ही अराइज हो रही होती हैं, ठीक है। ब्रेन स्टेम के डिफरेंट लेवल से अराइज हो रही होती है, पोन से, मिडल्ला से, मिड ब्रेन से, ठीक है। अब वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होती है, 5 to 12 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि 3 जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल से अराइज हो रही हैं, फर्स्ट 3, बाकी 5 to 12 जो है ना वो इधर ही जो ब्रेन स्टेम के डिफरेंट लेवल्स हैं वहाँ से अराइज हो रही हैं। तो इसमें क्या 5 से 12 तक आपकी सारी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और आप टेट्राप्लेजिया में चले जाओगे। जितनी भी मूवमेंट्स है बॉडी की वो आप नहीं कर सकोगे। पहले बोलने में मसला आएगा, हम उसे कहते हैं डिस्फोनिया, ठीक है। डिस्फोनिया होगा पेशेंट को, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो म्यूट हो जाएगा, प्रोग्रेस करके टोटली एंड स्टेज पे ले जाता है। पेशेंट की कॉन्शियसनेस मेंटेन होती है लेकिन वॉलंटरी कोई मूवमेंट नहीं होती। बहुत मुश्किल से बचते हैं ऐसे पेशेंट्स, ठीक है। 59% केसेस में डेथ हो जाती है। और एक्स्ट्रा क्रेनियल इंजरीज़ या जो वाइप्लैश इंजरीज़ हैं इनकी डैमेज की वजह से ये डैमेज की वजह बनते हैं वर्टिब्रो-बेसिलर आर्टरी की, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रेनियल इंजरीज़ या वाइप्लैश इंजरीज़ वर्टिब्रल आर्टरीज़ के डैमेज की वजह बनते हैं और इसकी वजह से फिर वर्टिब्रो-बेसिलर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अंदर एक और सिंड्रोम भी आता है जिसे हम कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें मायोसिस हो जाती है, पटोसिस होती है, आइज़ की जो वॉल हैं, ठीक है, वो पिन पॉइंट हो जाती है। हमारा जो आईलिड है वो हाफ डाउन होता है और हाफ फेस पे स्वेटिंग कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्यूनर स्ट्रोक। लेक्यूनर का मतलब है कि इसके अंदर मल्टीपल एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं। वर्ड लेक्यूनर का मतलब ही है मल्टीपल एरियाज़ इन्वॉल्व होना। तो लेक्यूनर स्ट्रोक के अंदर मल्टीपल एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन के, ठीक है। स्मॉल वेसल्स ब्रेन की इन्वॉल्व हो रही होती हैं लेकिन मल्टीपल जगहों पर, ठीक है। सेरिब्रल वाइट मैटर के अंदर डिफरेंट जगहों पर स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं। और ये होता क्यों है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो सारी एंड आर्टरीज़ में एक जितना ही ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। ये मल्टीपल आर्टरीज़ आती हैं इसके अंदर। इसमें आपको कोई फिक्स्ड साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है विद हाइपरटेंसिव हैमरेज और डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ के साथ, ठीक है।
फिक्स साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर क्यों नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व हैं, तो जो जो एरिया इन्वॉल्व हो रहा होगा सिर्फ उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, प्योर मोटर लेक्यूनर स्ट्रोक और दूसरा प्योर सेंसरी लेक्यूनर स्ट्रोक। ठीक है, प्योर जो मोटर लेक्यूनर स्ट्रोक है उसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ ऐसे एरियाज़ इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ पे सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट हुई है, नाम से पता चला प्योर मोटर लेक्यूनर सिंड्रोम। ठीक है, अभी सिर्फ मोटर इन्वॉल्वमेंट हो रही है। और प्योर सेंसरी लेक्यूनर सिंड्रोम का क्या मतलब है कि सेंसरी या सेंसरी एसोसिएशन के जो एरियाज़ हैं, मल्टीपल एरियाज़, उनमें जो हैं वो वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, सेंसरी नाम से पता चल रहा है कि सेंसरी एसोसिएशन के एरियाज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी मल्टीपल वेसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं।